नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश में हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल कर सत्ता पर विराजमान होने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के बाद अब पूरे देश की नजरें 2024 में होने फाइनल पर टिकी हैं। बीजेपी ने सत्ता का सेमीफाइनल 3-1 से जीतकर यह साबित कर दिया है कि 24 में INDIA अलायंस के लिए जीत आसान नहीं होने वाली है। वहीं 3 राज्यों में बीजेपी से करारी शिकस्त खाने के बाद अब कांग्रेस का कुनबा सिर्फ 3 राज्यों तक सिमट कर रह गया है। तो वहीं अब सभी पार्टियां 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी ने अपने जीते हुए राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को चुनकर सियासी दांव चल दिया है। दरअसल इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। बीजेपी के दांव देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी और भी ज्यादा तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल अपनी हार पर मंथन कर रही है और आगे की रणनीति को लेकर INDIA अलायंस की बैठक जल्द होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का हार के बाद कॉन्फिडेंस कम हुआ है या बीजेपी ने अभी से फाइनल की तैयारी शुरू कर दी है। आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर 2024 में चुनाव लड़े जाने वाले हैं, इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। देश में हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल कर सत्ता पर विराजमान होने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के बाद अब पूरे देश की नजरें 2024 में होने वाले फाइनल पर है। बीजेपी ने सत्ता का सेमीफाइनल 3-1 से जीतकर ये साबित कर दिया कि 24 में इंडिया अलायंस के लिए जीत की राह आसान नहीं होने वाली है। वहीं 3 राज्यों में बीजेपी की करारी शिकस्त खाने के बाद अब कांग्रेस का कुनबा सिर्फ 3 राज्यों तक ही सिमट कर रह गया है। 2023 में 3 राज्यों की बंपर जीत के बाद बीजेपी अभी से 24 की तैयारी में जुट गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भगवा झंडा फहराने के बाद बीजेपी आलाकमान ने मिशन 2024 के मद्देनजर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन कर नए चेहरे पर भरोसा जताया। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजनलाल शर्मा के सिर पर ताज सजाया गया है। तीनों राज्यों में सरकार बनने के साथ ही बीजेपी सारे समीकरण साधने में सफल रही। राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक राजपूत समुदाय से दिया कुमारी तो वहीं दूसरे दलित समाज से प्रेमचंद बैरवा बनाए गए। तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने MP के साथ यूपी, बिहार जैसे राज्य में यादव समुदाय के विश्वास को जीतना होगा। वहीं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजेंद्र शुक्ला एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा है, तो जगदीश देवड़ा को दलित चेहरा माना जाता है। इसी के साथ अब बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो विष्णुदेव साय को आदिवासी समुदाय के बीच अपनी जगह बनानी होगी और 24 के लिए आदिवासियों का सपोर्ट हासिल करना होगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ब्राह्मण समुदाय का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इसी के साथ अरुण साव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी भले ही सरकार बनाने में कामयाब रही हो, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं हुआ। तेलंगाना में कांग्रेस ने BRS को शिकस्त देकर अपनी सरकार बनाई। इस जीत में रेवंत रेड्डी का बहुत अहम रोल रहा और यही वजह है कि कांग्रेस ने बिना देरी किए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का CM बना दिया। लेकिन 2 राज्य खोकर एक राज्य पर जीत कांग्रेस समेत पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के लिए शुभ समाचार नहीं है। 2 राज्य खोने के बाद अब कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 3 राज्य बाकी हैं, जिसमें कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना शामिल है। तो वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के पास उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में बीजेपी सत्तारूढ़ गठबंधन का भी हिस्सा है। तीनों ही राज्यों में CM और डिप्टी CM के फेस का ऐलान करने में बीजेपी ने जाति का विशेष ध्यान रखा है।
सभी जातियों से सीएम और डिप्टी सीएम को मौका देकर 24 की रणनीति बनाई गई। तो वहीं कांग्रेस की हार के बाद इंडिया अलायंस बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा है और इंडिया अलायंस की बैठक से बड़े बड़े नेता कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मोदी लहर को रोकना इंडिया अलायंस के लिए आसान नहीं होगा। नेहा भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, सत्ता का जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जो 5 राज्यों में इस बार नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। अब इन राज्यों में जो परिणाम आए हैं उसके बाद बीजेपी सशक्त हुई है। कांग्रेस ने तेलंगाना हासिल किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल गए। जिसके बाद आपको बता दें कि अब तैयारी 2024 की सभी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या INDIA अलायंस हो। INDIA अलायंस की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो बैठक अलग अलग कारणों की वजह से टल गई। अब एक बार फिर से ये बैठक होनी है। संभवतया ये बैठक 19 तारीख को हो, लेकिन आपको बता दें कि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। टक्कर बराबर की मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से INDIA अलायंस आकार ले रहा है, बहुत सारे सवाल उठाए गए बीजेपी की तरफ से भी कि ये अलायंस नहीं चल पाएगा, नहीं टिक पाएगा। लेकिन हमने देखा कि हालांकि विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी स्थिति ऐसी बनी जहां बिखराव दिखा, लेकिन अब जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, खास करके महुआ जो कि TMC की सांसद हैं, उनके निष्कासन के बाद लोकसभा से आपको बता दें कि यह अलायंस एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा में जब उनका निष्कासन हुआ, उसके बाद संसद के बाहर जिस तरीके से गांधी प्रतिमा के सामने सोनिया गांधी के नेतृत्व में सभी विपक्षी सांसद जो हैं एकजुट हुए, उसने यह दिखाया कि अब यह गठबंधन एक बार फिर से आकार ले रहा है। और चुनौती इस बार बीजेपी के लिए भी होगी और INDIA अलायंस के लिए, दोनों के लिए चुनौती है। और इसी चुनौती में कौन बेहतर तरीके से आगे निकलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, मैं सभी से परिचय करवा दूं आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी नेता हैं। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी हमारे साथ हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं, RJD नेता हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी भी हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जो हमने विषय रखा है उस पे एक एक कमेंट मैं सबसे पहले सभी की चाहूंगा, उसके बाद इस चर्चा को खोलेंगे। शुरुआत मैं आज राजनीतिक विश्लेषक से करना चाहूंगा। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। सेमीफाइनल में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, क्या लग रहा है कि फाइनल की जंग बीजेपी के लिए थोड़ी सी आसान हुई है? जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मतलब कि आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। इसमें जो तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पिछड़ते हुए नजर आई। जैसे कि इनके हाथ से जो पहले के राज्य थे वो भी छूटते हुए नजर आए, और जैसे कांग्रेस की सरकार जो थी वो इन्हीं की थी, लेकिन उसके बाद में जैसा लगा कि मतलब पहले ये लग रहा था कि जैसे कि कांटे की टक्कर लग रही है,
लेकिन कांटे की टक्कर के अलावा बाद में धीरे धीरे करते करते जो है मतलब है कि मोर्चा जो है फिसलता हुआ नजर आया इनके हाथ से। और कहीं ना कहीं जैसे वोटर जो थे उन्होंने भरोसा पूरा पूरा मोदी जी के नाम पे और भाजपा के उस पर विश्वास जताया। उसका धीरे धीरे करते करते चीजें तीनों राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़ में करते कि हम लोग पूरे तरीके से शायद आ जाए, लेकिन उस तरीके से लगा नहीं कि जैसे कि मतलब कि एंड टाइम में जैसे 15 सीट थे, लेकिन 2018 जो था तो उसमें देखिए 15 सीट थी भाजपा के पास में। और ये पूरे जो जो कांग्रेस थी वो पूर्ण बहुमत में थी। लेकिन 15 से 54 तक का सफर आप मान सकते हैं कि किस तरीके से क्या होगा कि वोटर्स ने किस प्रकार से कि एंटी इनकम्बेंसी बोले या इनकी योजनाएं जो है उस पर विश्वास नहीं जताया। तो उस प्रकार से करके बाद धीरे धीरे करके चीजें फिसलती चली गई। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो थे उन्होंने बल्कि कि उनको इतना पूर्ण विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने लेकर के ये किया कि जो इनका इंडिया गठबंधन की एक रैली होनी थी अक्टूबर में, वो भी कैंसिल कर दी गई। और उसका फिर राजस्थान में भी इस तरीके से चल के तो अब ये तो देखिए मतलब अभी जैसा कि लाइटर रोड पे अगर बोला जाए जैसे कि अपने तरीके से अगर बोला जाए कि हारेगा बाबा शाम हमारा, वही शरण में है कि भगवान की शरण में जाएं या फिर अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करें। लेकिन अभी के हिसाब से जो चीजें जो लग रही हैं वो मतलब कि इनके हाथ से पूरे तरीके से फिसलती हुई नजर आ रही है। कहीं नहीं रणनीति में उसमें कोई कमी है या और कोई चूक हुई है तो वो इनको देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटक की जो जीत थी, हिमाचल की जीत थी, उसके बाद में इस तरीके से इन्होंने सोचा कि जो और जो राज्य हैं उसमें भी सेम एक रिपीट होती रहेंगी चीजें। लेकिन देखिए मतलब पूरे तरीके से अपने घर पे आश्वस्त होकर बैठे हैं उससे चीजें यानी कि कभी 24 की जंग जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ी सी आसान फिलहाल नजर आ रही है। ठीक है अमिताभ जी, पूरे तरीके से अमिताभ जी आपसे एक प्रतिक्रिया आप चाहेंगे कि क्या वाकई में ये स्थिति आज के डेट में है कि बीजेपी और एनडीए अलायंस की अगर बात कर ली जाए तो उसके लिए राह थोड़ी आसान है इस समय की परिस्थिति को देखते हुए? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ही आसान, और इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो भारी रणनीतिक गलती जो रही कि अपने अलायंस के लोगों को साथ नहीं लिया, उसने बहुत अच्छा मौका दे दिया बीजेपी को। और जिस ढंग से बीजेपी ने स्वाइप किया है, इसका मतलब है कि केंद्र में सरकार बनाने में बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर कांग्रेस अलायंस के साथियों को लेकर चलती तो शायद कुछ माहौल दूसरा होता और इनके बीच आपसी में और बेहतर हुआ होता। लेकिन इन्होंने मौका दिया और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि हम बहुत स्पष्ट जानते हैं कि राज्य के चुनाव और राष्ट्र के चुनाव में बहुत अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। राज्य के चुनाव में हमेशा लोकल मामले मायने रखते हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस ढंग से ये जीत हासिल की है, 3 एकदम से हृदय क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो लेकिन वोट परसेंटेज का अंतर सिर्फ अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो उसके अलावा कहीं भी ज्यादा नहीं है वोट परसेंटेज का अंतर। देखिए वोट परसेंटेज का अंतर इस ढंग से देखेंगे कि बीजेपी ने गेन किया। बीजेपी जो पीछे थी तो जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं उन सबको बीजेपी ने अपने साथ समेट लिया। और राष्ट्रीय चुनाव का जहां तक पिछले 2 चुनाव का अनुभव है, और हम देख रहे हैं कि लगातार हर महीने कोई ना कोई चैनल जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए पसंद का जो सर्वे करता है वो स्पष्ट सबसे आगे मोदी जी को दिखा रहा है। वो ऑलरेडी कंटिन्यूड है। इससे हमें मालूम है कि राष्ट्रीय चुनाव में तो भाजपा का हाथ जो है, भाजपा की जो छवि है वो सबसे आगे चल रही है मोदी जी की वजह से। तो वो तो इस बार विधानसभा के चुनाव में भी दिखा क्योंकि उन्हीं के चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। ठीक है आदेश जी, अगर आप अलायंस को साथ लेकर के शायद विधानसभा में भी उतरते तो ज्यादा बेहतर होता। अभिषेक जी, सच्चाई है कि हमने बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से हमें इस चुनाव में 10 लाख वोट ज्यादा आए, लेकिन हार जीत लोकतंत्र का परिणाम होता है। हमें अभी अमिताभ जी आता हूं हाँ बोलिए। हम अभी आंकलन करेंगे कहाँ हमारी चूक रही, क्या गलतियां रही, लेकिन बहुत सारी अभी चीजें हैं उन पे बारीकी से चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जो आदेश जी, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें नंबर ऑफ सीट मैटर करते हैं, नंबर ऑफ वोट तो मैटर ही नहीं करता। अभिषेक जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो महत्व रखती है और इसीलिए इनकी सरकार बनी है। लेकिन क्या वो कारण है? बहुत सारी शिकायतें अखिलेश यादव ने आपको आगाह भी किया था, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने आगाह भी किया था। बहुत सारी शिकायतें इलेक्शन कमीशन को गई हैं, अभी देखते हैं क्या उन पे होता है जो है। दूसरा,
जितने भी लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे, ग्राउंड की रियलिटी जहां भी थी वो कांग्रेस के हक में थी। हम लोग लोगों से मिल रहे थे, हमें पूरा समर्थन था। क्या वो कारण थे कि इस तरह से एकदम परिणाम बदल गए? दोष क्या ईवीएम को फिर तो नहीं दे रहे आपने दोष? देखा कि जब बैलेट सर, पेपर की गिनती हो रही थी ईवीएम तो को दोष फिर दे 199 रहे सीट पे हम आदेश आगे जी। रहे। अब सर 199 सीट पे हम बैलेट पेपर पे आगे रहे। ये सारी चीज आपके सामने है। सर तो फिर एक तेलंगाना में कैसे जीत गए सर? फिर तेलंगाना में इतनी बम्पर जीत कैसे हो गई? वहां भी तो ईवीएम ही था। कारण है जो वो सब चीजें जो है ना, वो सब चीजें सामने आएंगी जो है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अखिलेश यादव ने आपको आगाह किया, उस पर क्यों नहीं एक बार थोड़ा सा एक्शन अगर ले लिए होते तो शायद बेहतर होता। अखिलेश यादव जी हमारे इंडिया के गठबंधन में है। ये लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था। जो ठीक है भुवन जी, गठबंधन लोकसभा के लिए था। ठीक है भुवन जी, गठबंधन लोकसभा के लिए था, लेकिन जब जनता के बीच विधानसभा में जाएंगे तो क्या एक दूसरे के कैंडिडेट को एक दूसरी पार्टी पे हमला बोलेंगे? वो सही होता? और वही हुआ कि उसका लाभ बीजेपी को मिला। अगर अखिलेश यादव की बात मान ली गई होती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती सभी स्टेट में। देखिए अभिषेक जी, जब आप चुनाव में जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन है, और हम किस विचार के साथ लड़ने गए थे? हमारा जो विचार था वो पीडीए का विचार था। हमारा जो विचार था सामाजिक न्याय की लड़ाई का था, और हम लोग जाति जनगणना पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब दो समान विचार के लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जनता में एक ऐसा माहौल तैयार हो जाता है। और चुनाव जितने हमारे साथी हैं जरूर मानते होंगे, अगर राजनीति में लंबे समय से होंगे, उसमें माहौल का बहुत बड़ा जो जीत हार का जो फैक्टर होता है वो माहौल तय करता है। वहाँ पर कुछ नेता इनके प्रदेश के ऐसे थे कि जो चुनाव में नहीं जा रहे थे, वो सीधा सीधा शपथ लेने जा रहे थे। उनका व्यवहार आचार विचार था और जनता ने उनको सबक देने का काम करा। लेकिन अब चूँकि अब जैसा कि हमारे नेता ने भी बोला है कि अब अहंकार ख़त्म हो चुका है और निश्चित तौर पे अब सब लोग धरातल पे हैं, और अब नई गठबंधन की बैठक होने जा रही है। और पूरा हमारा जो मुद्दा है, और जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, निश्चित तौर पे हम लोग उत्तर प्रदेश में इस परिकल्पना के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। अपने नेता के इस विचार को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एक बात आपने कही थी अभिषेक जी, सारे पैनलिस्ट के सामने आपने कहा था कि माननीय मोदी जी के चेहरे के साथ चुनाव गए, क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए कि मोदी जी का चेहरा फेल हो गया था कर्नाटक में? क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि मोदी जी का चेहरा फेल हो गया था हिमाचल में? क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि मोदी जी का चेहरा फेल हो गया तेलंगाना में? क्या ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि मोदी जी का चेहरा फेल हो गया मिजोरम में? अगर मोदी जी जीत के हीरो हैं तो हार का खलनायक कौन है? हार का खलनायक भी मोदी जी हैं। ये बात देश को समझ में आ रही है। ठीक है खेमचंद जी, अगर जीत का सेहरा बंधा है सर पे तो हार की जो माला है वो भी तो पहननी पड़ेगी, ये कहना है भुवन जी का। नमस्कार अभिषेक जी। जी नमस्कार। आप सभी मित्रों को नमस्कार। देखिए भुवन भाई बड़े भाई हैं और काफी विद्वान हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हार की बात तो आपने कर दी, जीत की कौन करेगा? हार की तो आप बार बार कर ही रहे हैं, जीत की कौन करेगा? और हम तो 12 राज्यों में पहुंच गए हैं। आप 3 राज्यों तक खुश हैं, इंडी गठबंधन वाले 3 राज्यों तक खुश हैं, कांग्रेस वाले पर्टिकुलरली, तो ठीक है खुश रहिए, क्या दिक्कत है? हम नकार थोड़ी सकते हैं कि हम हिमाचल में हारे, कर्नाटक में हारे। हाँ हम हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी बात नहीं पहुंचा पाई, कहीं कमी रही, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं और हम उसका कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह हम अपनी बात को समझा पा रहे हैं। हम लोग उनके बीच में गए, उन्हें हमने अपनी बात रखी। नहीं तो एक नहीं लगता है कि सिर्फ हिंदी पट्टी तक ही वो सीमित है और नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दें तो? कैसे कह सकते हैं आप हिंदी पट्टी तक? क्या वेस्ट भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? नॉर्थ में है, वेस्ट में है, सेंटर में है, साउथ में भी हमारी सरकार थी, अभी गई है, फिर पुणे बनेगी, अभी हमारी पौंडुचेरी में भी हमारी सरकार है, ईस्ट में हमारी सरकारें हैं। तो ये कह देना ईस्ट वेस्ट और पूरा भारत एक है, हर जगह हमारे एमपी हैं। आज अगर कोई पार्टी हर राज्य में उसके एमपी एमएलए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऑलमोस्ट हर जगह एक दो राज्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेटिव ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज पूरे भारत में अगर राष्ट्रीय पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी देश के हर कोने कोने से हैं, हर जिले से हैं, हर टाउन से हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विजन को मानने वाले, उसको आगे पहुंचाने वाले, उस पर चलने वाले
करोड़ों लोग हैं जो पूरे देश में हैं, और वो ये प्रतिबद्ध हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2024 में वापस आए, क्योंकि वो देश का विकास कर रहे हैं, युवाओं को नई होप दे रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी मजबूत हो रही है। आज जो गरीब, जो महागरीब होते थे, जिनके पास भोजन तक नहीं होता था, आज विश्व की कोई बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था भी इस तरीके की गारंटी नहीं देती। मोदी जी ने गारंटी दी कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, उसकी व्यवस्था की। पहले 70-80 हजार करोड़ का जो अनाज है वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था, फिक जाता था, यहाँ कांग्रेसियों की जेब में चला जाता था। आज वो गरीबों की जेब में जा रहा है, गरीबों के पेट में जा रहा है, गरीबों के घर में है, कोई भूखा नहीं सो रहा है। पहले 2-3 महीने का ठीक है, लेकिन जो सवाल था उसको आप टाल गए कि हार की जो माला है वो किसके गले। ठीक है, उपेंद्र प्रसाद जी, अब अगर मैं आपसे समझूं, आरजेडी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है INDIA अलायंस का, और बिहार में इस समय अगर हम देखें तो विधानसभा में तो सबसे मजबूत है, लोकसभा में थोड़ी पीछे है। क्या आज की स्थिति में आपको लग रहा है कि जो शुरुआत हुई थी INDIA अलायंस की उतनी ही स्ट्रांग आज के रेट में है इस विधानसभा चुनाव के बाद? देखिए, सबसे तो बड़ी बात है कि जो हमारे साथी हैं, जो सत्ताधारी दल की तरफ से जो अपनी बात रख रहे थे, वो खुद कह रहे हैं, वो आप भी कह रहे हैं कि देश में 12 राज्यों में भाजपा की सरकार है। देश में कितने राज्य हैं? देश में 28 राज्य हैं। इसका मतलब है कि करीब करीब 16 राज्य में आज भी गैर भाजपा की सरकार है, और 12 राज्यों में भी कई ऐसे राज्य हैं जो सहयोग से बने हैं। पूर्ण रूपेण बहुमत के साथ कहे तो 6 या 8 राज्य में भाजपा है, बाकी तो उनके विरोध में है। और आप यदि भारतीय राजनीति के इतिहास को देखिएगा तो 89 के पहले जब कांग्रेस लगातार सत्ता में थी आज़ादी के बाद से आज तक, तो जब जब सरकार के विपक्ष का जो वोट था वो बिखराव जब जब रुका है तो सत्ताधारी दल सत्ता से हटा है। आज जो हमारा जो INDIA जो गठबंधन बना है, यदि इस चुनाव में भी जो थोड़ी बहुत वोट का जो बिखराव हुआ है, यदि नहीं होता और संयुक्त रूप से गठबंधन के साथ हम लड़ते, गठबंधन के सभी नेता इस चुनाव प्रचार में जाते, तो आज भाजपा की सरकार नहीं बनती। कहीं न कहीं हमारे वोटों में बिखराव हुआ है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ये होने क्यों दिया गया? लेकिन ये होने क्यों दिया गया? आने जो इस बात कारण से भी हुआ, लेकिन एक चीज है, दूध का जला हुआ भी मट्ठा लोग फूक फूक कर पीते हैं। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव जो 2024 में है, इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगा और भाजपा देश से 2024 में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ये मुगालते में न रहे कि भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सत्ता में आने जा रही है। और जिस तरह से बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद, माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी के पहल पर यह जो गठबंधन बना है, नहीं तो कई बार तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार के जो बयान आते हैं, कई बार लगता है वही नाराज है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चूंकि कुछ लोग तोड़ मड़ोड़ कर उसको पेश करते हैं, लेकिन वैसी बातें नहीं है। गठबंधन ईमानदारी से गठबंधन है, और इस परिणाम के बाद निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत मन में किसी का कसक भी होगा तो समाप्त होगा, और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी जाएगी, और गैर भाजपाई जो भी वोट है उसको बिखराव नहीं होने दिया जाएगा। संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी और 2024 में भाजपा का सफाया होगा। ये कितनी संयुक्त। और एक बात और मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव था, जो उसका लक्ष्य था, उसका जो सिद्धांत था, कितना भटका हुआ है। आप याद कीजिए 2024 उपेंद्र जी, वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, देश के नौजवानों से वादा किया था नौकरी के सवाल पर। ठीक है उपेंद्र जी, नहीं, एक बार सुन लीजिए, एक ब्रेक का वक्त है सर, वादा किया बोलिएगा। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि सेमीफाइनल में तो बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, क्या फाइनल में इसी तरीके का प्रदर्शन कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 2019 में हमने जैसा प्रदर्शन किया उससे बेहतर इस बार करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अब चर्चा में ब्रेक पर जाने से पहले उपेंद्र जी बोल रहे थे, 10 सेकंड में उपेंद्र जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में जितने बिखराव होते रहे हैं, परिवर्तन होते रहे, किसी अन्य राजनीतिक पार्टियां में उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। एक रंगा सियार की तरह रंग बदलते रहा है भारतीय जनता पार्टी। आप 2014 को देखिए, जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, यह वादा किया था। महंगाई की इन्होंने रोक लगाया था, और इनके खुद प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार थे उस समय आदरणीय मोदी जी, वो कहते थे कि भैया जब
जब वोट डालने जाना तो अपने घर में गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। आज क्या हाल है। लेकिन जब फिर वही 2019 में चुनाव लड़े तब फिर इनका मुद्दा बदल गया। उस समय नहीं हिसाब दिए देश के जनता को कि हमने जो वादा किया था कितना पूरा किया, कितना बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितना महंगाई पर रोक लगाया, कितना क्या क्या क्या, कुछ नहीं कहे। फिर नया मुद्दा आ गया, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान के मुद्दा बनाया। और फिर अब तो जो इस बार चुनाव हुआ है, जिस तरह आप ही कह रहे हैं कि एक जगह यादव जी बने हैं, मोहन यादव बने हैं जो अखिलेश और तेजस्वी जी को जवाब देंगे, इसका मतलब हमारा जो आंदोलन जो पुरखों ने स्टार्ट किया था सामाजिक न्याय का, उस सिद्धांत पर अंत में भारतीय जनता पार्टी भी आ रहा है। मतलब वो अपना सिद्धांत को छोड़कर हमारे सिद्धांत को अपना रहा है, लेकिन वो जान रहा है ये बनावटीपन है, दिखावापन है, लोगों को भरमाने के लिए। जल्दी से खेमचंद जी इसका रिप्लाई कीजिए कि एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं उपेंद्र जी कि अब सिद्धांतों से ही बीजेपी भटक रही है। खेमचंद जी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है खेमचंद जी? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। उन तक आवाज जैसे ही पहुंचती है हम उनसे ये सवाल भी लेंगे। ठीक है अमिताभ जी, आप रिप्लाई करना चाह रहे थे, जल्दी से बोल लीजिए। और साथ ही साथ ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है इन 3 राज्यों में, हम देखें तो एक आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री, एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? ये दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीडीए जो देश जी का जो मंत्र है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको काउंटर करने के लिए ये तरीका अपनाया पीडीए। दलित आदिवासी सबको साथ लिया गया है। और ब्राह्मण वोट, देखिए ब्राह्मण परंपरा से अगर आप देखेंगे वो कांग्रेस का वोट रहा है, बीजेपी को बहुत बाद में नहीं तो शुरुआत से कांग्रेस का वोट रहा है। ब्राह्मणों को भी साधा गया है, बहुत साफ है। मैं उस वक्त ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है ना पिछली गलतियों से सबक नहीं दे रही है। वो पुरानी चीजों को बार-बार जब देख रही है कि उन चीजों को लेकर आम जनता पर असर नहीं हो रहा है, मतलब आप जीत नहीं पा रहे हैं, आप क्यों उन चीजों पे जा रहे हैं बार-बार। और दूसरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें 50 लाख 60 लाख वोट ज्यादा मिले या 50 लाख, एक तेलंगाना का वोट इसमें फर्क कर रहा है। तेलंगाना की वोट है जो है ज्यादा मिला है, उसको क्या मत जोड़िए, क्योंकि आप अपने आप को भ्रम में डाल रहे हैं। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका वोट शेयर यहाँ कुछ बढ़ा नहीं है और भाजपा जो है उसने गेन किया है। तो आप पुराने तरीकों पर चलने के बजाय नए तरीके से नई रणनीति के साथ आए और अपने जो नए नेताओं को आगे लाइए। पुराने नेताओं को अमिताभ जी आपके अनुसार तरीके क्या होने चाहिए? क्योंकि अगर हिंदुत्व पे कांग्रेस जाएगी तो चुनौतियां हैं, तो मुश्किलें हैं, राष्ट्रवाद पे जा रही है तो उसमें कई बार घिर जा रही है, तो फिर क्योंकि अभी हमने देखा है कि बीजेपी पूरे हार्डकोर हिंदुत्व पे चली जाती है, वहां कांग्रेस मात खा जाती है। बिल्कुल नहीं, देखिए बीजेपी तो हिंदुत्व वाला मसला है, सॉफ्ट है अभी, क्योंकि कांग्रेस का वो लाइन पर खींच रहा ही नहीं है। तो उसको उस आधार पर जाने के बजाय अब जो जनता समझना चाहती है विकास के आधार पर आप देश को बताइए कि आप और क्या बेहतर देश को दे सकते हैं, क्या बेहतर योजनाएं होंगी और विकास की किस दिशा में लेकर जाएंगे। आप उन सब के बाद ये जो मोदी लाइन की है ना, यानी बेसिकली आपके अनुसार कांग्रेस को अपना ढर्रा बदलने की जरूरत है। आज जिस लाइन पे जा रही है ढर्रा आप अपना बदलिए, बदलें और अपने अंदर देखिए इनकी तो जो नेताओं की तो नई पीढ़ी है उसको ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी है इनकी, ये बड़ा मसला नेताओं पे लगे हैं। बीजेपी ने अपने नए पौध को तैयार कर लिया और कांग्रेस अपने नए पौध पे ध्यान नहीं दे रही। आदेश जी, ये बहुत बड़ी चुनौती रही है आपके लिए कि नई पौध आप तैयार ही नहीं कर रहे हैं। अभिषेक जी, नई टीम भी हमारे साथ है, पुराने लोगों का अनुभव भी हमारे साथ है और हमारे जो मुद्दे हैं वो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दे लेके हम चलते रहेंगे और यही मुद्दे देश के मुद्दे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाने में वही तो आदेश जी वो काम नहीं कर रहा, वही तो कह रहे हैं अमिताभ जी, वही तो कर रहे हैं। ढर्रा आपको अपना बदलना पड़ेगा। आप जिस ढर्रे पे जा रहे हैं वो ढर्रा काम ही नहीं कर रहा है आपका। बिल्कुल ढर्रा काम कर रहे हैं, आप ही उन चीजों के दोषी हैं। हमारे यही मुद्दे हैं कि प्रधानमंत्री जी को मिजोरम नहीं दिखता, मणिपुर नहीं दिखता, हमें दिखता है।
प्रधानमंत्री मणिपुर पे एक दिन नहीं बोलते, महंगाई पे एक दिन नहीं बोलते, महंगाई का मैं नहीं बोलते। आज देश महंगाई से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा एक दिन कि जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र को सच का पर्यायवाची माना जाता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठ का पर्यायवाची माना जाएगा। सर, जनता फिर भी उसी चेहरे को वोट दे रही है। जनता फिर भी उसी चेहरे को वोट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े व्यक्ति ने कहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। आदेश जी, तो आप ठीक है आदेश जी, तो ये मैसेज आप जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना आदेश जी, ये मैसेज आप जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना। पहुंच रहा है, अब चिंता ना करें, जो यही हमारे इश्यू है, इसी तरह से हम लड़ेंगे जो है। ठीक है, आप इसी तरीके से लड़ेंगे। हमारे मुद्दे हैं। आज छात्रों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है। ठीक है दिनेश जी, क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस को अपना ढर्रा बदलने की जरूरत है? क्योंकि आप जिन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच, उन मुद्दों पर आपको वोट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, कांग्रेस की सरकार, थोड़ा समय मुझे दे दीजिएगा। कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, और महिलाओं के प्रति जो अपराध थे उसमें नंबर 1 था ये राजस्थान। और उसमें मान के चलें कि उनके मंत्रियों के द्वारा जो बयान आए वो बड़े अपने आप में शर्मनाक थे। उसके अलावा ये मान के चले दूसरी और चीज पे अगर आते हैं कि महिलाओं के अलावा जैसे किसान थे, किसानों की कर्जा माफी पे ये सरकार आई थी। और राहुल गांधी उन्होंने स्वयं बोला था कि 5, 6, 7, 8 लोग ऐसे करके गिनती करके बताया इतने दिन में हम लोग जो है वो माफ कर देंगे कर्जा। लेकिन बाद में हुआ क्या है कि 19,400 किसानों की और जो कृषि भूमि थी उसको कुर्क कर दिया गया। मतलब उनकी जो आय का जो स्रोत था वो अगर खत्म हुआ तो 19,400 परिवार जो है वो कहाँ जाएंगे अभिषेक? और क्या वो कांग्रेस को वोट करेंगे? तो इसी प्रकार से अन्य नीतियां जो है इनकी जो रही जिससे विफल रहे। और दूसरी बात है धर्म जो है उसकी अगर बात करते हैं तो देखिए किसी समय जो है और राम के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया था, उसका दोबारा एक बार अगर नकार दिया तो दोबारा फिर उसी डर्रे में वापस आकर के जगह जगह जो है मंदिर में माथा टेकने के लिए क्यों गए उसने? और सॉफ्ट हिंदुत्व जो है उसकी एक जो छवि बनाने की कोशिश की गई। नहीं तो यही है ना इसमें कि सॉफ्ट की तरफ कोई क्यों जाएगा, हार्ड की तरफ क्यों नहीं जाएगा? मतलब जो भारतीय दल से उन्होंने कि जातियों बांटने की कोशिश की थी, लेकिन अगर ये कि मतलब उन्होंने युवा, किसान, महिला और गरीब ये एक तरह से वर्ग में बांट करके उस तरीके से आप जैसे डोर स्टेप डिलीवरी जो इनकी जो है कि जो संकल्प यात्रा जो रथ निकल रहे हैं 2500 पर जानकारी उसमें सुना है। तो डोर स्टेप डिलीवरी की केंद्र सरकार की है जो जगह जगह जाकर के अगर पहुंचेंगे उसकी तोड़ क्या निकालेंगे, उसके काट क्या निकालेंगे? तो आपस में इंडिया गठबंधन जो है आपस में अभी तक लड़ने से ही मध्य प्रदेश में 5-7 सीट मेरे कार्यकर्ता वहां पर लड़ना चाहते हैं। अगर क्या समस्या थी उसमें? अभी तो हालत में लगे उससे इससे तो बेहतर इससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति शायद होती अगर वो चीजें हो जाती। तो वो अलायंस अगर विधानसभा में भी हो जाता तो शायद कांग्रेस को भी उतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ। खैर, अब इसका तो विश्लेषण ही किया जा सकता है। खेमचंद जी, एक बड़ा आरोप जो है उपेंद्र जी की तरफ से ये लगाया गया है कि अब बीजेपी का जो अगर कहें एजेंडा रहा है वही वक्त वक्त पर बदलता रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से ही अब भटकती जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पे स्टिक है और हमेशा स्टिक रहेगी। हमारा मुद्दा है कि सबसे जो गरीब व्यक्ति है उसका विकास होना चाहिए। हम अंत्योदय की योजना के तहत काम करते हैं, अंत्योदय की सोच के तहत काम करते हैं और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम हर उस व्यक्ति को एम्पावर करना चाहते हैं जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, जो गाँव में रहता है, जो जंगल में रहता है, जो गरीब है। और जितनी भी योजनाएं हमारी बन रही हैं वो यूथ को फोकस में रख के, फार्मर्स को फोकस में रख के, महिलाओं को फोकस में रख के बन रही है ताकि ये जो 3 वर्ग हैं ये एम्पावर हो सकें। साथ के साथ जो किसान वर्ग है एम्पावर हो। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं 3 राज्यों में एक भी महिला मुख्यमंत्री फिर क्यों नहीं? क्योंकि 33% आरक्षण आपने दिया तो 3 में कम से कम एक राज्य तो बनता था। ऐसा नहीं, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में आरक्षण दिया है और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पदाधिकारी हमारे नए जितने भी स्टेट्स में जितने भी नए पदाधिकारी बन रहे हैं वहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है। और महिला उप मुख्यमंत्री बनी, ऐसा नहीं कि भाई, और उचित समय पे हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री भी बने। तो ये तो एक उचित समय पे क्या डिसीजन लेना है, कौन से कार्यकर्ता को बनाना है, पार्टी अपने हिसाब से सोचती है। और नहीं, क्योंकि देखिए एक बात चल रही थी, एक बात ये चल रही थी कि 33% आरक्षण जो दिया गया है
संसद में जो बिल पास हुआ, महिलाओं के लिए नारी वंदन अधिनियम जो पास हुआ, उसके हिसाब से 33% आरक्षण आप दे रहे हैं, तो 33% 3 राज्यों का एक राज्य बनता है, ऐसी चर्चा काफी ज्यादा थी। तो लोग इस पे यकीन कर रहे थे कि एक राज्य तो कम से कम महिला के खाते में आ रहा है, ये चर्चा थी। तो लोग तो यकीन करते रहते हैं, लोग तो कई ऐसे ब्लैक मार्केट हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से काम करती है और पार्टी के हिसाब से काम नहीं करती। पार्टी जनता के हिसाब से काम जरूर करती है। पार्टी जनता के जो एस्पायरेशन है, जो उम्मीदें हैं, जो आशा है, उसके अनुसार सरकार चले, उस पर जरूर काम करती है। लेकिन जो स्पेकुलेशन फैलाते हैं, जो चर्चा करते हैं, उनके हिसाब से चले, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, रही इस पे बात बराबर मान सम्मान की, तो हमारे बराबर मान सम्मान महिलाओं को किसी ने भी नहीं दिया। सभी को एक कम्प्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन देने का काम पार्टी ने तीनों राज्यों में किया है। सभी समाज को, सभी एरिया को, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र को उस तरीके से हम लोगों ने तीनों जगह सरकार दी है कि कम्प्रीहेंसिव। ठीक है, इस पे भुवन जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। भुवन जी बोल लीजिए। देखिए, मैं तो खेमचंद जी की बात से, ठीक है खेमचंद जी, ठीक है, खेमचंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। महिलाओं का सम्मान अगर इस देश में करा है किसी ने, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा है, और वो सम्मान हम देखने का काम करते हैं। मणिपुर में हमने देखा उस सम्मान को, जब हमारी बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा था, प्रधानमंत्री पे समय नहीं था। प्रधानमंत्री जी के घर के पास 5 किलोमीटर में हमारी पहलवान बेटियों को रगड़ा जा रहा था, तो इनका नारी वंदन हो रहा था। कानपुर में जब माँ बेटी को इनके, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बीच में इंटरप्ट मत करिए, नहीं काउंटर लीजिएगा, बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच मैं बोलूंगा नहीं और आपको बोलने नहीं दूंगा। खेमचंद जी नहीं, खेमचंद जी मैं इस तरह की बहस नहीं करता, खेमचंद जी मैं इस तरह की बहस नहीं करता। कोई भी नहीं बोल पाएगा जब तक मेरी बात देश को नहीं जाएगी, कोई नहीं बोल पाएगा। खेमचंद जी आप जानते हैं इस मामले में मैं बहुत लायक व्यक्ति हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मैं डिबेट खराब कर दूंगा, क्योंकि आपके टाइम में मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं आप टाइम में नहीं बोला। इन्हें चुप कराइए, कोई नहीं बोलेगा। खेमचंद जी आप रिप्लाई कर लीजिएगा। रिप्लाई बाद में करेंगे, पहले मेरा क्वेश्चन अभी शुरू ही हुआ है। नहीं सर, ये मेरा टाइम है, गलत टाइम है। नहीं, मुझे अभी खेमचंद जी कराइए, ये नहीं कर पाएंगे। खेमचंद जी इनको सुन लीजिए, उसके बाद रिप्लाई के लिए मैं आपको समय दे दूंगा। शब्द तो आपको बोलना पड़ेगा ना, नेशनल टीवी रगड़ा जा रहा है, बहन बेटियों के लिए बोल रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर किसी शब्द पे आपत्ति होगी, मैं खुद आपत्ति जताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, और मैं आपको समय दूंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा खेमचंद जी। और नारी वंदन हमने देखा है इनका, भारतीय जनता पार्टी का नारी वंदन हमने देखा है कानपुर में, जब एक माँ बेटी को इनके प्रशासन के द्वारा हत्या हो गई। हमने इनका नारी वंदन को देखने का काम करा है जब एक दलित बेटी की हाथरस में हत्या हो जाती है। ये इनका नारी वंदन के कुछ उदाहरण हैं। और अभी भी नारी वंदन हमने संसद में देखा है, इनका नारी वंदन कैसा होता है। एक सांसद को निकालने के लिए सारे कौरव इकट्ठे हो गए थे। ये नारी वंदन हमने भारतीय जनता पार्टी का देखा था, उसको निकालने में कितनी तेजी थी ये देश ने देखा है। आप नारी का तो नौ नहीं बोल सकते। और दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आगे मुझे समय मिलेगा नहीं मिलेगा, जाति जनगणना की जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे, अब तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसको बोलने लगे। माननीय प्रधानमंत्री बताते हैं अपनी जाति को, वो तो प्रधानमंत्री थे, उनको जाति बताने की क्या आवश्यकता थी, वो देश को बताने का काम करते हैं। मैं तो ओबीसी जाति से आता हूं, और जो इन्होंने मुख्यमंत्रियों का चुनाव करा, इनका इंटरनल मानना है। क्या ये जाति को नहीं मानते? जाति इस देश का सच है। जब पेड़ों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, तो जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती है? निश्चित तौर पे जाति की गिनती करके क्या फायदा, बिल्कुल फायदा क्या, मैं बताना चाहता हूं आपको क्या फायदा होता है। जाति से उस देश में उस जाति के लोगों की संख्या का पता चलता है, योजना उस हिसाब से बनने का काम होता है। देश के अंतिम खड़े व्यक्ति को न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक है, आराम से मैं एक चीज पूछ आप और हम उस सोशल जस्टिस को नहीं समझ पाते। सोशल जस्टिस, ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। क्या आप नहीं, ठीक है, आप गणना आर्थिक आधार पे कर लीजिए ना, क्या जरूरत है जातियां बताने की? हमारी पार्टी का विषय हम क्या तय करेंगे? नहीं, फिर ये कौन सी लॉ, तो फिर ये जाति, बिहार में जातिगत जनगणना से आज कौन सा फायदा हो गया? चैनल का एक सर नहीं, बिहार में जातिगत जनगणना से क्या फायदा हो गया? आपके चैनल का एजेंडा क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी सेट कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्या कोई चैनल हमारी पार्टी का एजेंडा सेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पे नहीं कर सकता। और मैं कहना चाहता हूं भुवन जी, एक चैनल पे एक डिबेट के लिए सब्जेक्ट रखना और देश के लिए, आप जनता के लिए काम करते हुए एक पार्टी, इन दोनों में बहुत अंतर है।
आप जाति की बात कर रहे हैं। हाँ, आज पूरी दुनिया जाति से ऊपर उठ रही है, हम जाति में कहां फंस रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों चार फंसे? जाति बताने का काम कर रहा है, कह रहे हैं चार जाति, वो कास्ट का बात कर रहा है, वो बताने का काम कर रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री हमारे बताते हैं कि मैं हमारी ओबीसी जाति से आता हूं। ये तो प्रधानमंत्री बता भुवन रहे जी, हैं फिर देश को। ऐसे में बाकी आप देखिए कौन पूछ दूसरा रहा है उनकी जाति? नहीं वो तो नहीं नहीं, प्रधानमंत्री उन्होंने हैं। चार जातियां क्यों किसकी बताते हैं वो बताई? अपनी जाति को? चार जाति उन्होंने वो क्या बताते हैं बताई? वो ओबीसी जाति का हूं मैं, प्रधानमंत्री गरीबी, जी। बेरोजगारी। क्या बात करें? नहीं, ठीक है। गलत कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी ने देश को बताने का काम करा, मैं ओबीसी हूं, जबकि प्रधानमंत्री जी कृत्रिम ओबीसी हैं। ठीक है, वो तो पैदा भी नहीं हुआ ओबीसी जाति इस में। पे 10 सेकंड जल्दी से खेमचंद जी रिप्लाई कीजिए, फिर उपेंद्र जी बोलेंगे। ठीक है, 10 सेकंड बस, जल्दी से। देखिए, वहाँ एक अभद्र भाषा का उपयोग भुवन जी ने किया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। दूसरा, जाति से समाज को तोड़ने की साजिश है और कुछ नहीं है, और समाज ने इसको रिजेक्ट किया है, पूरी तरीके से रिजेक्ट करके तीनों राज्यों में बता दिया कि हमें इस सामाजिक तरीके न्याय को क्या समझेंगे जब एक सर्वण नहीं, अब देखिए भुवन जी, दलित समाज का व्यक्ति घोड़ी नहीं चढ़ पाता इस देश में। भुवन जी, ऐसा भी होता है, उसको चढ़ने नहीं दिया जाता। आज भी ये व्यवस्था है आज की। यही समाज भुवन जी, अब बीच में आप देखिए इसी चीज के लिए मैंने खेमचंद जी को रुकवाया, आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। चाहते हैं, देखिए मोदी जी ने जो बताया वो कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन दिया है, वो एक लॉजिकल सॉल्यूशन दिया है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दिया है, वो समाज को जोड़ने वाला सॉल्यूशन है। गरीब किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हम उसको आगे ले जाएंगे। महिलाओं का उत्थान करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे, महिला ओरिएंटेड हम पॉलिसी बनाएंगे और उनको आगे ले जाएंगे। और वो हमने करके दिखाया। हमने वर्किंग वुमेन के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, हमने रिजर्वेशन देने का भी काम किया है। हम किसानों के लिए काम करेंगे, किसान ओरिएंटेड हमारी पॉलिसी बनेगी, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान लेकिन वोट इन चीजों पे मांगे नहीं जाते, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ठीक है खेमचंद जी, अब नहीं भुवन जी, फिर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा। उपेंद्र जी इस पे बोलना चाहिए। खेमचंद जी, ठीक है, देश आगे जाएगा। ठीक है उपेंद्र जी, आ रहा हूं। उपेंद्र जी बोलिए। अभिषेक जी, देश भारतीय संविधान से चलता है और हमें आश्चर्य लग रहा है कि जातीय जनगणना पर इतना हाय तौबा क्यों मच रहा है। आपका भारतीय संविधान कहता है, पिछड़ापन का जो परिभाषा दिया है, पिछड़ा वही है जो सामाजिक दृष्टि और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, ना कि आर्थिक दृष्टि। पिछड़ापन में आर्थिक दृष्टि का कहीं कोई स्थान नहीं है भारतीय संविधान में। जो सामाजिक दृष्टि और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है वही पिछड़ा है। यही कारण है कि बिहार जैसे राज्य में ब्राह्मण की भी दो जातियां पिछड़ा वर्ग में आती है। जैसे ब्राह्मण में गोसाई और भाट जो होता है वो पिछड़ा वर्ग में आता है, जबकि वो जाति से ब्राह्मण है। इसलिए आप जाति की बात नहीं कीजिए। भारतीय संविधान जो पिछड़ापन का परिभाषा दिया है वो सामाजिक और शैक्षणिक है। मानना है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है वही आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा है। ये सर्वे हुआ है। इसलिए भारतीय संविधान जो पिछड़ापन का परिभाषा दिया है उसी के अंतर्गत बहस होनी चाहिए। इसलिए ये कहना कि आर्थिक आधार पर हो, आर्थिक आधार का कोई आधार नहीं है। लेकिन जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण जो है वो आर्थिक सुधार की बात नहीं है, वो प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है। इसलिए आरक्षण है कि हर एक वर्गों का व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो। इसलिए यह आरक्षण का लाभ दिया गया है कि ना कि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए। यह पहले समझनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो फिर भागीदारी हम जैन को क्यों नहीं देते हैं? जब पार्टियां डिसाइड करती हैं टिकटें, जैन को क्यों नहीं टिकट देते हैं? बौद्ध को क्यों नहीं चुन करके टिकट देते हैं? नहीं तो टिकट क्यों नहीं देते हैं? उस टाइम में तो फिर जाति और वो सब ढूंढने लगते हैं। आप इसमें एक प्रश्न और जोड़ दीजिए अभिषेक जी। अभिषेक जी और जोड़ दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट क्यों नहीं देती? बिल्कुल, एक और जोड़ दीजिए आप बात को। बिल्कुल कहता हूँ। एक टिकट दीजिए अल्पसंख्यक समाज को। मैं तो इस चीज का, मैं जाति का समर्थक ही नहीं हूँ। मैं जाति का समर्थक ही नहीं हूँ। नहीं तो बताइए। मैं बिल्कुल जाति को नहीं मानता। मैं एक चीज, मैं भारतीयता को मानता हूँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। मैं जाति की बात ही नहीं करता। इसीलिए मैं ये पूछ रहा था। देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है, नागरिक है। जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं देती, भागीदारी नहीं देती। हर कोई नागरिक है, हर कोई नागरिक है। लेकिन जो विधानसभा में एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। भुवन जी, प्रतिनिधित्व सिर्फ उसी धर्म का कर पाएगा, ऐसा सही है क्या? नहीं तो अगर मुस्लिम समाज का कोई है, विधानसभा एक सीट नहीं, कैसी बात करते हैं? सर, जीतने वाले कैंडिडेट को आप भी टिकट दे, आप भी जीतने वाले कैंडिडेट धज्जियां उड़ाने जैसा है। ठीक है अमिताभ जी, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि आज की परिस्थिति को देखते हुए क्या हम माने कि वही फिर जाति, धर्म, इन्हीं सब पे आखिरकार 2024 का भी चुनाव होगा? इस बार भी वो मुद्दे विकास के गौण होने वाले हैं।
ये लोग दरअसल आदमी का विकास चाहते हैं, ये केवल बांटो और राज करो की नीति पर चलते हैं। अगर किसी का विकास करना है, सामाजिक दृष्टि से करना है, आर्थिक दृष्टि करना है, शैक्षिक दृष्टि से करना है, तो वो सुविधाएं जिसके पास नहीं है सबको दीजिए। बिल्कुल। जाति से तय हो जाएगा क्या? जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती उसको आरक्षण के नाम पे ड्राइवर बना दीजिएगा आप, जिसको इलाज करना नहीं आता उसको डॉक्टर बना देंगे आप। आपको उनके लिए बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था करिए, बिल्कुल। प्रशिक्षण की व्यवस्था दीजिए, योग्य बनाने का काम कीजिए ना। उसको आप ऐसे कामों में लगा देते हैं जो वो कर नहीं सकता है और जिंदगी भर अपमानित करने पर लगा देते हैं आप उनको चाहते हैं कि वो हमेशा दया के पात्र रहें। आप लोग बहुत बड़े दुश्मन हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, दान और दया नहीं चाहिए किसी को। उस नागरिक का, हर उस नागरिक का अधिकार है। अमिताभ जी, उनके लिए भी कह दो देश को अन्न का दाना मिले, देश को अन्न के लिए भीख मांगनी पड़े, तो ये कौन सा देश को मजबूत कर रहे हैं? आप बताने का काम करिए। एक तरफ से मत बोलिए अमिताभ जी, उनके भी बताइए कि आज देश की आजादी समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। भुवन जी प्लीज भुवन जी, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। समय मेरे पास, उपेंद्र जी समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं 5 सेकंड में जल्दी से आखिरी कमेंट चाहूंगा। अमिताभ जी जल्दी से। नहीं, मैं इनके बात से सहमत हूं। मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में। ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है ना, इस तरीके से समाज का नाश कर रहे हैं ये लोग। समाज में और ज्यादा विसंगतियां पैदा सामाजिक न्याय नाश है अमिताभ जी, बना रहे हैं। इस बार भी मुद्दे आदेश जी जल्दी से 10 सेकंड में मुद्दे इस बार भी ऐसा लग रहा है कि भटकते ही नजर आ रहे हैं, चाहे 24 क्यों ना हो। अभिषेक जी, इस सरकार ने पिछले 9 साल में जो काम किए, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक भी काम को बता के लोगों से वोट नहीं मांगते। नोटबंदी की बात नहीं करते, जीएसटी की बात नहीं करते, कोरोना की बात नहीं करते, महिलाओं के पे अत्याचार की बात नहीं करते, किसी भी अपने द्वारा किए हुए काम को नहीं बताते। अडानी के खिलाफ अगर कोई पार्लियामेंट में आवाज उठाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये डरी हुई सरकार है। ठीक है खेमचंद जी, जल्दी से 10 सेकंड में। डरी हुई सरकार है, मुद्दे भटकते ही लग रहे हैं। आयुष्मान के अंदर एक ही मोबाइल नंबर से 7 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और जो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार, ठीक है आदेश जी, ठीक है, उसको पनिशमेंट किया जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है आदेश जी, ये सरकार का आचरण है, ये लोगों ने देख लिया है। आदेश जी ठीक है। खेमचंद जी देखिए, ये सरकार जो समाज को तोड़ने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की अपोजिशन की जो नीति है उसको सक्सेस नहीं होने देगी। वो सक्सेस हुआ भी नहीं है, इलेक्शंस में पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया। अब 4 जाति चलेंगी, वो है युवा की जाति, महिलाओं की जाति, किसान की जाति और गरीब की जाति, और इसी के आधार पर योजनाएं बनेंगी और इसी के आधार पर देश का विकास होगा, और इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड में उपेंद्र जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। पत्रकार महोदय जी के बात से मैं सहमत हूं। जातीय आधार में एकदम समाप्त होनी चाहिए। प्रतिभा के आधार पर मंदिर का भी पुजारी होना चाहिए, वो जाति आधार पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। खेती में जो काम कर रहा है, जो खेती करना जानता है, उसके हाथ में खेत का मालिकाना हक मिलनी चाहिए। ये न कि हजारों एकड़ का मालिक बना बैठे और मजदूरों से काम करा, ये भी नहीं होना चाहिए। खेमचंद जी अब समय नहीं है मेरे पास, प्लीज क्लोजिंग कमेंट प्लीज सर। निश्चित रूप से प्रतिभा के आधार पर काम मिल जाता तो देश सबसे बड़ा अच्छा। ठीक है भुवन जी 10 सेकंड में क्लोजिंग जल्दी से। देखिए, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है 2024 में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज ही एनडीए को हराने का काम करेगा। ठीक है दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी दिनेश जी 10 सेकंड में जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। 10 सेकंड, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है जी। देखिए, मैंने अभी सुना कि अडानी का नाम लिया, किसी का नाम लिया। देखिए, अडानी को गाली देने से या पीएम को चौथी पांच राजा बोलने से या इस प्रकार की चीजों से जनता के बीच में कहीं अपने आप को बेहतर जो है नहीं कर पाएगा देश उस तरीके से। उस तरह के बेहतर है कि जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए अच्छे बिल्कुल जनता से जुड़े बिल्कुल मुद्दे अगर उठाए जाएंगे तो ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प होगी फाइनल की, क्योंकि तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।